उसमें ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो एक्सेप्शंस मस्ट बी कंसीडर्ड, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल दोनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे देखिए कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सब सॉलिड नॉन मेटल है। उसी तरह से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब गैसियस नॉन मेटल हैं। और आपका आयोडीन सॉलिड है, लेकिन उसमें ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है। अब ये जो मेटलॉइड की बात हुई है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का चीज़ है। वो एलिमेंट्स, उस तरह के एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल के भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखते हैं, ये नॉन मेटल के भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखते हैं। अब जैसे देखिए आपका जर्मेनियम हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, टू सम एक्सटेंट बोरन भी, ऐसे बोरन नॉन मेटल में ही आता है, लेकिन खास करके जो सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब मेटलॉइड में आ जाते हैं। अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में देखिए होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास। जैसे अगर कोई चीनी का शरबत आप लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन अगर पूरी तरह से आप तैयार कर चुके हैं तो आप पॉट में से 1 चम्मच ऊपर से शुगर का सॉल्यूशन लीजिए या थोड़ा और नीचे से 1 चम्मच लीजिए, मिठास में कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा। तो इनका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक भी पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही टेस्ट आपको उसमें मिलेगा। अब सर्टेन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उन वो क्या होते हैं, तो दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और कि भाई मिक्सचर माने एग्जैक्टली मिक्सचर होते क्या हैं, और इधर एलिमेंट के बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले आपको हम कंपाउंड्स के बारे में बता दें कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज which are made up of 2 or more elements combined together in a fixed ratio by mass, ये कंपाउंड्स होते हैं। और मिक्सचर बस सिर्फ वही समझिए कि किसी रेशियो में अगर मिला दिया जाए तो उसको कहा जाएगा मिक्सचर। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो में बाई मास मिलाया जाए तो वाटर बनेगा, कंपाउंड हो गया। लेकिन उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी और रेशियो में मिला दिया जाए तो वो वाटर नहीं होगा, वो कंपाउंड नहीं होगा। जैसे आप देखिए, जैसे आयरन का एक टुकड़ा हो, लोहे का एक टुकड़ा हो, और सल्फर के साथ एक डेफिनिट कंपोजिशन लिया जाए और उसको हीट करके अगर फेरस सल्फाइड बनाया जाए तो वो कंपाउंड होगा। लेकिन आयरन और सल्फर को मिलाया जा सकता है किसी भी रेशियो में तो मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन जब चाहे आदमी मैग्नेट लगा करके आयरन को खींच लेगा, सल्फर अलग हो जाएगा। जबकि फेरस सल्फाइड बन जाने के बाद ऐसा नहीं होता है। तो होमोजीनियस हुआ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, हेट्रोजीनियस हुआ डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। इनके एग्जाम्पल्स में मिल्क होगा, ब्लड होगा, वुड होगा, ये सब चीज़ें आएंगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के तहत। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका आता है अलॉयज। देखिए हम मेंशन किए हैं हम, alloys are the homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical method। अब जैसे ब्रास, पीतल आप देखते होंगे, ब्रास इज एन alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब ये बताइए कि जब वंस ब्रास फॉर्म हो जाता है तो ना उसमें कॉपर अलग से आपको नजर आता है और ना ही जिंक, वो सीधे पीतल नजर आता है। अब अगला चीज हम देखें, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, कैसे लिक्विड कन्वर्ट होकर गैस बन जाएगा, फिर अगर हम चाहें तो गैस से कैसे लिक्विड ले सकते हैं,
फिर लिक्विड से चाहें तो सॉलिड कैसे ले सकते हैं, और इन सबों में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहले तो सिंपली आप इस डायग्राम पर फोकस कीजिए, इस डायग्राम पर फोकस कीजिए जिस पर मैं फोकस करा रहा हूँ। ये जो फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है, यहाँ देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड जाने में मेल्टिंग या फ्यूजन, यानी सॉलिड को अगर हम हीट करें तो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा मेल्टिंग या फ्यूजन। अब लिक्विड को थोड़ा और हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोसेस को कहा जाएगा बॉयलिंग और वेपराइजेशन। अब यहाँ थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन। डेफिनेटली a hair difference is there. You can take the example of the water which are present in the plenty amount in the ponds, rivers and even a roadside area. आपने कभी सोचा है कि गर्मी के दिनों में वो करीब करीब पानी उड़ जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? क्या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया? वाटर तो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद उसके वेपर बनने चाहिए, लेकिन वो तो सारा वेपराइज हो जाता है। तो एक्चुअली वो वेपराइजेशन नहीं है, वही एवापोरेशन है। एवापोरेशन किसी टेम्परेचर पर हो सकता है, और ख़ास करके उसका माने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर वेपर बन जाता है तो वो वेपराइजेशन नहीं, उसको एवापोरेशन कहा जाता है। तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में ऑन हीटिंग, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में ऑन हीटिंग। गैस को फर्दर अगर कूल किया जाए तो वो लिक्विड बन जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम होगा कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। और फिर लिक्विड को और कूल किया जाए तो एक प्रोसेस होगा सॉलिडिफिकेशन, और फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड सॉलिड में। ये जो मैंने समझाया आपको, ये टोटल यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि मेल्टिंग क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब देखिए, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस, वेयर एज मेल्टिंग पॉइंट इज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि भाई अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बोलेंगे, आइस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो भाई वहाँ तो एक ट्रांजिशन फेज है ना। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक और खास चीज आप समझिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है quantity of heat in joules required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature। ठीक है, अब देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचता है तो वहाँ से फिर या तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो सॉलिड यानी आइस में गया। तो ये होता है, इसके एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस किए हुए क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे वहाँ, आप देखिएगा। फिर मैंने बॉइलिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी यहाँ मेंशन कर दिया है। चूँकि बॉइलिंग प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसमें भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अक्सर आपको क्वेश्चन मिलता होगा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइल्ड वाटर ज़्यादा जलाता है या उसका स्टीम ज़्यादा जलाता है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए इन तीनों के डेफिनेशंस को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक इलस्ट्रेट कर दिया है मैंने कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो दोनों है, आइस भी है, वाटर भी है। तो भाई अब कूलिंग इफेक्ट जो होगा वो किसका बढ़िया होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का कूलिंग इफेक्ट अच्छा होगा या आइस वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो डेफिनेटली आइस वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों ही?
This is because for melting each kilogram of ice withdraws its latent heat of fusion, that is 3.34 into 10 to the power 5